अक्सर हमें कहा जाता है कि जीवन में कुछ भी करना पर राजनीति से दूर ही रहना, और कहीं ना कहीं ये सच भी है। आज राजनीति ने ऐसा रूप ले लिया है कि हर दिन हमें न्यूज़पेपर, टीवी या हमारी आंखों के सामने नेताओं के बड़े बड़े कारनामे देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम सबको भारतीय राजनीति की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश की राजनीति को समझें, ताकि हम सही गलत में फ़र्क कर पाएँ, सही नेता चुन पाएँ, सही सरकार बना पाएँ और अपनी देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाएँ। तो बॉस, इस वीडियो में हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे हमारे देश में चुनाव कैसे होते हैं, ये कितने स्टेप्स में होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। चुनाव के लिए दो चीज़ें बहुत मायने रखती है, पहला हमारा संविधान और दूसरा देश की जनता। भारत के चुनाव का इतिहास 15 अगस्त 1947 यानी कि आज़ादी के बाद चुनाव की ज़रूरत थी, ताकि देश के लिए एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधि को चुना जा सके। तब 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई। श्री शिव कुमार सेन को 21 मार्च 1950 को चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया। 12 मई 1950 को भारतीय संसद में चुनाव के संचालन को एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम लाया गया। आर्टिकल 324 के अनुसार एक स्वतंत्र संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग की स्थापना को स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को इसे लागू किया गया। 17 जुलाई 1951 को भारतीय संसद द्वारा दूसरा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया। इन दोनों अधिनियमों में हर राज्य में संसद और विधानसभा के चुनाव करवाने के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? भारतीय चुनाव आयोग एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि भारत के संविधान द्वारा बनाया गया है। इसका मुख्य काम भारत में चुनाव करवाना है। सभी तरह के चुनाव जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ तक कि विधानसभा, ये सारे चुनाव आयोग ही करवाता है। हर राज्य में भी कई तरह के चुनाव होते हैं, उनके लिए राज्य चुनाव आयोग होता है, जो राज्य से जुड़े चुनाव का काम देखता है। आर्टिकल 324 के अनुसार भारतीय संविधान में चुनाव आयोग एक जरूरी हिस्सा है, इसीलिए हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो पूरे आयोग को हेड करते हैं। लेकिन इस समय 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो समय के साथ बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। इनका चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति ही हैं जो चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही भारतीय चुनाव आयोग के चेयरमैन होते हैं। इनके कार्यकाल का समय 6 साल या 60 साल की उम्र होती है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारा संविधान फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय सिस्टम को फॉलो करता है, जिसमें 2 तरह की सरकार होती है। पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संसद 2 घरों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें हम अपर हाउस को राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा के नाम से जानते हैं। यहीं पर कानून बनाया जाता है। कानून संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, जो पूरे देश में उसे लागू करवाते हैं। संविधान के अनुसार ज़्यादातर राज्यसभा में 250 और लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं। अभी यानी कि 2024 में राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 543 सदस्य हैं। ये वो सदस्य हैं जो दिल्ली की संसद में मीटिंग करते हैं और कानून के ऊपर बात करते हैं। ये मीटिंग राष्ट्रपति द्वारा लीड की जाती है, और राष्ट्रपति को ही ये पावर होती है कि वो जब चाहे मीटिंग बुला सकते हैं और जब चाहे तो मीटिंग को रद्द भी कर सकते हैं। भारत में चुनाव के प्रकार। भारत में 3 तरह के चुनाव होते हैं। पहला लोकसभा इलेक्शन, जो अभी होने वाला है, जिसे हम जनरल इलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा राज्यसभा इलेक्शन यानी कि राज्य का इलेक्शन। तीसरा विधानसभा इलेक्शन यानी कि स्टेट असेंबली इलेक्शन। पहला है लोकसभा इलेक्शन।
लोकसभा चुनाव हर 5 साल बाद होता है। इनके मेंबर डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। जैसे कि अभी लोकसभा में 543 सीट्स हैं, जिसमें से 2 सीट हेलो इंडियन कमेटी को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट कर दी जाती है। बाकी की सीट्स के लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है, जो भारतीय जनता द्वारा की जाती है। इन सीट्स को हर राज्य के अलग अलग क्षेत्र में विभाजित करके नंबर ऑफ सीट एलोकेट कर दी जाती है और हर एक राज्य की लोकसभा सीट फिक्स होती है, जो कि वहाँ की जनसंख्या के आधार पर होती है। एग्जाम्पल के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली को 7 सीटें मिली थी, वहीं यूपी में सबसे ज़्यादा यानी कि 80 सीटें मिली थी, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अब इन सीटों के अनुसार हर एक एरिया में उन सीटों के लिए कैंडिडेट खड़े होते हैं, जो कि अलग अलग पार्टी के होते हैं और इसमें जो पार्टी सबसे ज़्यादा या 50% से ज़्यादा वोटों से जीतती है, उसकी सरकार बन जाती है। जैसे कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 353 सीटों पर बहुमत हासिल की थी, वहीं दूसरी पार्टियों को कुल मिलाकर 91 सीटें ही मिल पाई थी, जिससे बीजेपी जीत गई। इसके बाद जो पार्टी का लीडर होता है, वो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है और जो लोकसभा के सदस्य जीत कर आते हैं, वो लोग वोटिंग के जरिए अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। दूसरा है राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 सदस्य को अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरी के एमएलए चुनते हैं और बाकी के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं, इनको आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस में स्पेशल ज्ञान होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए। हर राज्य की राज्यसभा की जो सीट्स हैं, वो उसकी जनसंख्या पर होती है और वो फिक्स होती है, जैसे कि लोकसभा में होती है। लेकिन जहां लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, वहीं राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। 250 सीटों में से 1/3 सीटों का इलेक्शन हर 2 साल में होता है। राज्यसभा के सदस्यों को एसटीबी यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए चुना जाता है। ये तो बात हो गई लोकसभा और राज्यसभा की। अब आइए जानते हैं विधानसभा चुनाव के बारे में। विधानसभा चुनाव के मेंबर यानी कि एमएलए को भारत की जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही विधानसभा की सीटें भी फिक्स होती हैं। अलग अलग पार्टियों के लोग राज्य के अलग अलग जगह से एमएलए पद के लिए खड़े होते हैं और चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा की तरह ये चुनाव भी हर 5 साल में होता है, मगर इसमें अंतर ये है कि अलग अलग राज्य का चुनाव अलग अलग समय पर होता है। जो भी पार्टी 50% से ज़्यादा सीटें हासिल करती है, वो पार्टी की बहुमत होती है और उस राज्य में उस पार्टी की सरकार बनती है। उस राज्य की जनता जितने भी एमएलए को चुनती है, वो फिर अपने पार्टी के एक हेड को सेलेक्ट करते हैं और उन्हें चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है। और जब कोई पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाती, तब उस राज्य में गठबंधन की सरकार बनती है। वैसे बॉस, एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। ये शेर हमारे देश के नेताओं पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इसीलिए वोट देने से पहले हमें अपने एरिया से खड़े कैंडिडेट के बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर जाननी चाहिए, जैसे कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है, वो हमारे लिए काम कर सकते हैं, समाज में उनका कितना रेपुटेशन है, चाहे वो जिस भी पार्टी के हों। और साथ में हमें अपने आप से भी ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो हमारे लिए उचित होंगे। ये सारी चीज़ें पता करके हमें एक जागरूक मतदाता बनकर अपना नेता चुनना चाहिए, ताकि हम देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड इट्स फंक्शन। चुनाव के लिए क्षेत्र परीक्षण से लेकर चुनाव कराने तक की पूरी जिम्मेदारी भारतीय चुनाव आयोग की है। इस आयोग की तैयारी चुनाव से कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है। चुनाव आयोग ही है जो सभी राजनैतिक दलों को उनकी मान्यता और उनका चुनाव चिन्ह प्रदान करता है।
कौन से लोग हैं जो वोट देने जाएंगे, इसकी लिस्ट भी चुनाव आयोग ही तय करता है, जिसे हम लोग मतदाता सूची के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही चुनाव के समय राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार कराना और उसे समय से लागू कराना, ये भी चुनाव आयोग ही करता है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये जिम्मेदारी भारतीय चुनाव आयोग की होती है। इसलिए इसे कई सारी शक्तियां दी गई हैं ताकि इनके काम में कोई बाधा ना डाल पाए। प्रधानमंत्री से लेकर गांव के एक छोटे किसान तक चुनाव आयोग के लिए एक समान है। ये एक संवैधानिक और स्वतंत्र आयोग है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता। चुनाव आयोग सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, पोस्टर पर चल रहे सभी तरह के और सभी पार्टियों के पॉलिटिकल कैंपेन पर नज़र रखता है और प्रचार के लिए समय सीमा भी निर्धारित करता है। इनका मेन काम शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को करवाना है। अगर इन्हें लगता है कि किसी जगह पर नियम कानून फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो ये उस क्षेत्र का मतदान रद्द करवा सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ही राष्ट्रपति को सुझाव देता है कि किस राज्य में चुनाव करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा चुनाव के समय सभी सरकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के अनुसार ही काम करते हैं, भले ही वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। चुनाव के समय अगर किसी क्षेत्र में चुनाव है तो ये आयोग वहाँ के किसी भी स्कूल या सरकारी परिसर को अपने अधीन कर सकता है। ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। वैसे तो चुनाव में आईएएस, पीसीएस से लेकर वॉचमैन तक सभी सरकारी कर्मचारी सहयोग देते हैं। इनके साथ साथ आर्मी और लोकल पुलिस भी अपना सहयोग देती है। लेकिन इसके अलावा 3 और ऑफिसर होते हैं जो चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पहला है रिटर्निंग अधिकारी, दूसरा पीठासन अधिकारी, तीसरा पोलिंग अधिकारी। आइए डिटेल में जानते हैं। पहले हैं रिटर्निंग ऑफिसर। ये चुनाव आयोग के नियम अनुसार काम करते हैं। इनकी मुख्य जिम्मेदारी 1 या 2 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की निगरानी के लिए होता है। चुनाव के बारे में नोटिस पब्लिश करना, चुने गए कैंडिडेट का एक एफिडेविट पब्लिश करवाना, नामांकन फॉर्म को स्वीकार कर उसे सुरक्षित करना, चुनाव चिन्ह मुहैया करवाना, एक क्षेत्र में कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सबका नाम घोषित करना, बैलेट पेपर की छपाई, ईवीएम मशीन को तैयार करना, पोलिंग ऑफिसर को ईवीएम का इस्तेमाल करना और पोलिंग बूथ के बारे में ट्रेनिंग देना, मतगणना का समय, तारीख और स्थान के बारे में कैंडिडेट को नोटिस भेजना, मतगणना के लिए स्टाफ खोजना और ट्रेनिंग देना, चुनाव करवाना और रिजल्ट घोषित करना, ये सारे काम रिटर्निंग ऑफिसर को करने होते हैं। दूसरा है पीठासन अधिकारी। हर क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदान केंद्र होते हैं। हर मतदान केंद्र लगभग 1000 मतदाताओं के लिए होता है। ऐसा हर एक मतदान केंद्र एक अधिकारी के अंदर आता है, जिसे हम पीठासन अधिकारी कहते हैं। पीठासन अधिकारी अपने मतदान केंद्र के सारे चुनावी प्रोसेस की देखभाल करते हैं और निश्चित करते हैं कि हर मतदाता को स्वतंत्र वोट डालने का अवसर मिले और मतदान के बाद ये ईवीएम को सुरक्षित करके रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाते हैं। तीसरे हैं चुनाव अधिकारी। हर पीठासन अधिकारी के अंडर में 3 या 4 चुनाव अधिकारी सहायता करते हैं। ये मतदाता का नाम मतदाता सूची में देखते हैं, मतदाता की उंगली पर ना मिटने वाली इंक लगाते हैं, उसे मतपत्र देते हैं और निश्चित करते हैं कि हर मतदाता गुप्त मतदान कर सके। वैसे आज देश में लोकतंत्र है जहां जनता अपने कैंडिडेट को चुनती है और वो कैंडिडेट ही शासन चलाते हैं, इसीलिए चुनाव होना जरूरी है। लेकिन जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे इलेक्शन प्रोसेस में कुछ कमियां भी हैं। पहली कमी है भ्रष्टाचार की। आज कैंडिडेट चुनाव जीतने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि चुनाव से पहले कहीं पर कपड़े बांटे जाते हैं, कहीं पर शराब बांटी जाती है, कहीं पर पैसे बांटे जाते हैं। दूसरी कमी है झूठा प्रचार करना।
सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कई नेता झूठा प्रचार करते हैं और मतदाताओं को गुमराह करते हैं। विपक्ष दल सरकार की बुराई करता है और सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों का उल्लेख तक नहीं करता। ऐसे में मतदाताओं को सही जानकारी नहीं मिल पाती और वो अपने अधिकार का सही उपयोग नहीं कर पाते। तीसरी कमी है चुनाव में भेदभाव और जातिवाद ने भारत में बहुत प्रभाव डाला है और ये हमेशा हमारे विकास में बाधा रही है। आज भी वोट खुलेआम धर्म और जाति के नाम पर मांगे जाते हैं। चौथी कमी ये है कि आज मतदाता अपना अधिकार ही नहीं समझते। उनके एक वोट से क्या हो सकता है उनको यही नहीं पता, जिसके कारण वो पैसे या चीज़ों की लालच में आकर वोट दे देते हैं। तो बॉस, आपके अनुसार हमारे देश के इलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या कमियां हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी जितनी भी कमियों पर हमने बात करी है उन सारी कमियों का सॉल्यूशन एक ही है कि हर मतदाता को यानी कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और अपने देश के विकास में अपना योगदान देना होगा। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।